गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको वर्ष 2023 के इस नए साल में आप सभी का जो है स्वागत करता हूं। बहुत बहुत बधाई आपको। नए साल की शुरुआत में हम अपने चैनल के थ्रू आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म, एक बेहतर डायरेक्शन बेसिकली प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष नए साल में हम बिहार बोर्ड 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे, वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो रही है, जिनको लग रहा है कि हम थोड़ा बेहतर ना कर पाए, मेरा रिजल्ट बेहतर ना हो, या फिर वैसे बच्चे जो 90% से एवर मार्क्स चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके जरिए हम बच्चों को वैसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो ये कई बार ऐसा देखा गया है, जब आप एग्जाम नजदीक आते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी दुविधा होती है कि हम कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करें और कौन से क्वेश्चंस पे फोकस ना करें। कई बार इस क्रम में हम कुछ ऐसे बुक्स को प्रीफर कर लेते हैं, कुछ ऐसे बुक्स को देखना शुरू कर देते हैं जो बुक हमें अपने पाथ से ना डिविएट करती है। बच्चों, हमें उन सभी चीजों से बचना चाहिए लास्ट मोमेंट में जो हमें हमारे रास्ते से भटकाए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम बेसिकली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के दोनों ही सेगमेंट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे साहब। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से एक बार बस देख भी लेते हैं ना, तो आपके मार्क्स 90%, 90% मार्क्स आपके ना कोई रोक नहीं सकते। और इस चीज को मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप एग्जाम्स की बात करो, मेरे चैनल पे आके ना फिर से आप देख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चंस कैसे रिपीट करते हैं हमारी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सभी सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस की आपको चीजें मिलेंगी, आपको साइंस की मिलेंगे, आपको आर्ट्स की मिलेंगे, आपको मैथ्स की मिलेंगे, इवन संस्कृत और हिंदी के भी आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेता हूं और फिर मैं स्टार्ट करता हूं इस सीरीज के सबसे पहले पार्ट की। और इसमें हम बेसिकली आज पढ़ने वाले हैं बेटा उन क्वेश्चंस को जो साइंस के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं आज उन सभी क्वेश्चंस को फॉलो करूंगा। मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम के लिए 2023 बिहार बोर्ड बीएसईबी 2023 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे में सबसे पहला सवाल हमारा आता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। देखिए, यह सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि यह सवाल कई बार पूछा गया लेंस है कि किस प्रकार के लेंस जो है को अभिसारी कहते हैं और किस प्रकार के लेंस को अपसारी कहते हैं। देखिए, सीधा सा इसका डेफिनेशन याद रखना है कि वह लेंस जो अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर दे। देखिए, अभिसरित करने का मतलब है कि वो एक स्पेशल पॉइंट पे क्या करे ना, इसको डिवीट कर दे। देखिए, यहां पे ये मान लेते हैं ये उत्तल लेंस है। अब यहां से गुजरने वाला जो भी प्रकाश होगा वो यहां से आएगा और आने के बाद किसी एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आएगा यहां से और आने के बाद फिर से क्या होगा, ये अभिसरित हो जाएगा, यहां पे आके मिल जाएगा। ये सारे एक पॉइंट पे आके जमा हो जाएंगे, यानी कि ये अभिसरित हो रहे हैं। और चूंकि अभिसरित हो रहे हैं इसलिए इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। वहीं अपसारी लेंस की बात करेंगे तो जब हम एक अवतल लेंस लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऐसे में जब प्रकाश की किरण यहां से गुजरती है तो ये प्रकाश की किरण यहां से गुजरने के बाद ना ये फैल जाती है। फैलने को हम लोग अपसरित भी कहते हैं। अब ये यहां पे आई, अपने पाथ से थोड़ा सा डिविएट हो गई और ये फैल गई। तो चूंकि अवतल लेंस जो है ये प्रकाश की किरणों को ना फैला देता है, अपसरित कर देता है, इसलिए इसे हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब ये अभिसारी और अपसारी से दो चीजें और याद रख सकते हैं। किरण पुंज के बारे में आपने पढ़ा होगा, अपने किरण पुंज के बारे में आपने पढ़ा होगा। किरण पुंज में आपने देखा होगा 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। पहला हो गया समांतर, दूसरा हो गया हमारा अपसारी और तीसरा हो गया हमारा अभिसारी। तो ये तीनों किरण पुंज के भी नाम आपको याद रखने हैं। किरण पुंज कहते हैं किसको, ये तो आप जानते ही हैं, किरणों के समूह को बेसिकली किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक साइड साबुन ले लेते हैं और दूसरे साइड अपमार्जक ले लेते हैं। अब देखिए साबुन और अपमार्जक में जब अंतर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो चीज हमारे सामने आएगी वह ये आएगी कि आखिर साबुन हो या अपमार्जक, आखिर ये बनता कैसे है, आखिर ये बनता कैसे है। तो देखिए साबुन जहां पे बनता है वसा अम्लों के सोडियम लवण से, है ना। वास्तव में साबुन जो है वो क्या है, उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। वही जो है अपमार्जक जो है वो लंबी श्रृंखला वाले जो सल्फोनिक अम्ल होते हैं उसका ये सोडियम लवण है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो जल में साबुन जो है वो कम घुलनशील है, जबकि जल में जो है अपमार्जक जो है वो अधिक घुलनशील है। जलीय घोल जो है इसका होता है साबुन का वो क्षारीय होता है, और जबकि इसका जलीय घोल उदासीन होता है। अब यहाँ पे क्षारीय और उदासीन से ना एक चीज सामने आता है। एक चीज देखिएगा, क्षारीय और उदासीन की जब हम बात कर ही रहे हैं तो हमें ये चीज भी ध्यान से देखना ही चाहिए। देखिए अब यहाँ पे पीएच स्केल ले लेते हैं, पीएच स्केल में इसको 7 दिखाते हैं। अब पीएच स्केल में इसको जब हम 7 दिखा रहे हैं तो यहाँ पे ये भी चीज हमको देखना पड़ेगा कि पीएच स्केल में 7 के इधर जाने वाले जो भी टर्म्स होंगे वो सारे कहलाएंगे बेसिकली, पता है क्या, ये सारे कहलाएंगे क्षारीय, यानी कि ये बेसिसिटी को शो करेंगे, ये बेस नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे, ये बेस नेचर के होंगे, यानी कि ये क्षारीय होंगे। 7 से जितने भी अधिक जाएंगे, 7 से कम होने की स्थिति में ये एसिड को शो करेंगे, ये यानी कि अम्लीयता को शो करेंगे, ये याद रखिएगा। और 7 पे जो होता है ये उदासीन होता है, जो हम पीते वगैरह है पानी वो होता है बेसिकली उदासीन, न्यूट्रल कह सकते हैं इसको हम जो है, ठीक है। याद रखना है, कई बार ये सवाल पूछे भी गए हैं, पीएच मान से रिलेटेड सवाल कई बार पूछे गए हैं, कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं पीएच मान से संबंधित। तो आपको पीएच मान से संबंधित सभी सवालों के जवाब बेसिकली देखने हैं, प्रॉपर तरीके से देखने हैं, अच्छे से देखने हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। फिर से इसका लास्ट पॉइंट जो बच गया था हमारा कि इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए जैसा कि हम बताए थे साबुन जो है वो वसा अम्लों का सोडियम लवण है और अपमार्जक जो है वो सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है। जहां पे साबुन का निर्माण जो है वो वनस्पति तेलों या जंतु वसा से होता है, वहीं जो अपमार्जक होता है इसका निर्माण कोयला या पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे इसका निर्माण होता है। किसका, अपमार्जक का। ये इसको बेटा एक बार ध्यान अच्छे से समझ लो कि इसको ना एकदम से याद कर ही लेना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एग्जाम्स में, और इस बार के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा वाष्पोत्सर्जन। एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसको। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन की सीरीज ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। आपको 90% मार्क्स दिलवाने में ना ये क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब जितना ज्यादा बेटर तरीके से आप इसको देखोगे, जितने अच्छे तरीके से पढ़ोगे इसको, आपके मार्क्स उतने ही बेहतर आएंगे। याद रखिएगा, ये जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो डिस्कशन करवाए जा रहे हैं आपको, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ ही साथ हो जा रही है। जैसे अगर कोई ये पूछ दे कि साबुन जो है वो किसका सोडियम लवण है, तो हम सीधा कहेंगे उच्च वसा अम्लों का। या फिर पूछ दे कि अपमार्जक किसका सोडियम लवण है, तो हम सीधा कहेंगे ये सल्फोनिक अम्ल का है। अच्छा, अगर इससे पूछ दे कि साबुन का निर्माण इनमें से किससे होता है, तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं वनस्पति तेलों या जंतु वसा से होता है। जबकि अपमार्जक के केस में मेंशन कर सकते हैं ये इसका निर्माण कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से होता है। हाइड्रोकार्बन याद है ना, केमिस्ट्री में चले जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कीजिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। देखिए काफी सिंपल, आसान है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी ना पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती क्या है। देखिए वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो पौधे के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना है। देखिए पौधे के लिए जो जल है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और पौधे में जो जड़ से लेकर तने तक का जो जल की धारा होती है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। जैसा कि मैं बता रहे थे कि पौधे के लिए जल बहुत जरूरी है, और जल पौधे के हर एक भाग में पहुंचना चाहिए। कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा होगा कि एक पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, जिसमें हमने ये भी पढ़ा कि जड़ जो है, पौधे का जड़ वाला भाग जो है वो जल से क्या लेता है, वो जड़ से लेता है, जड़ उसका जो है वो खनिज लवण लेता है, और साथ में क्या लेता है, जल लेता है।
तो ये जो जल है ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही जड़ से लेकर तने तक जो है वो प्रवाहित होती है। इसके अलावा जो खनिज अवशोषण होता है या परिवहन होता है, इसमें भी जो है वाष्पोत्सर्जन ही हमारा नहीं बल्कि पौधे का मदद करता है। हमारा क्यों मदद करेगा? इसके अलावा जो पौधे में तापक्रम को संतुलन रखने की जो अवस्था होती है, ये भी बेसिकली किसके द्वारा होती है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होती है। तो इस तरह से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए ले लीजिए। या चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो भैया आज का हीरो है। हीरो हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि ये क्वेश्चन ना सभी के दिल दिमाग में बसा रहता है, क्योंकि सबको लगता है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। ये तो पिछले साल भी पूछा था, उसके पिछले साल भी पूछा था, उसके पिछले साल भी पूछा था, और पता नहीं कितने पिछले साल में पूछा गया था क्वेश्चन। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर की जब बात करेंगे तो इसमें तो हम बिल्कुल देखेंगे ही। देखिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन नाम से पता चल रहा है, एक जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और दूसरा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वो अवायवीय कहलाएगा, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वो वायवीय कहलाएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट आता है हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का वायवीय में पूर्ण विखंडन होता है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए, और जबकि अवायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है। अब देखिए ऊर्जा की बात करेंगे तो वायवीय में ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, जबकि अवायवीय की बात करें तो ऊर्जा जो है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, अवायवीय में ऊर्जा क्या होती है? बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। इसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट है ये CO2 जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। बेटा याद रखना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में बचता है। मतलब सबसे अंतिम उत्पाद जो होता है ना, उसमें हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जबकि अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल जो है ये हमारा अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार फिर से स्नैप ले लेते हैं, फिर से थोड़ा सा छोटा सा एकदम से रिवीजन मारते हैं फटाक से। पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो पूर्ण विखंडन होगा ग्लूकोज का, और इधर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होगा। जबकि तीसरा पॉइंट सीधा है कि एक में ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रही है, दूसरे में ऊर्जा जो है कम मात्रा में उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो वायवीय श्वसन में बाय प्रोडक्ट के रूप में, सबसे अंतिम उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। जबकि अवायवीय श्वसन में एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आप सबों को देखते के साथ ही समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन भी सर काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको याद भी करना है। देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही दर्पण का जो अंतर होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कई बार ये सवाल ऐसा भी आता है कि अवतल दर्पण और आप समतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो आप समतल दर्पण देख लेना बेटा, या फिर मेरे अगले वीडियो में आपको इसका भी अंतर जो है वो मिल जाएगा, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। कई बार उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में भी अंतर पूछता है, तो आपको देख लेना ये चीज। अब देखिए, अब पूछ रहे हैं सवाल कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है इसमें परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर उभरी हुई होती है। देखिए, उत्तल दर्पण है, परावर्तक सतह जो है, देखिए ये अगर उत्तल दर्पण लेते हैं तो इसका ये वाला पार्ट ना रजतित होता है, मतलब पॉलिश्ड होता है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है उसका, यानी कि परावर्तक सतह जो बनता है वो इसका उभरा हुआ पार्ट बनता है, और इसी उभरे हुए पार्ट के कारण हम बोलते हैं कि जो उत्तल दर्पण है उसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। अब वहीं अवतल दर्पण की बात करें तो इसका जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है, या कह सकते हैं कि अंदर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है, माफ कीजिएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो उत्तल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है, जबकि अवतल दर्पण पर पड़ने वाला अवतल दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। और ये क्वेश्चन तो ये पॉइंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस दर्पण से, कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, किस दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के मूल साइज से छोटा, या फिर वस्तु के मूल साइज से बराबर, या फिर वस्तु के मूल साइज के से बड़ा होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर अवतल दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तव में जो ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है, उससे हमेशा छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है? छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, और वस्तु के बराबर भी बनता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये वस्तु के बराबर कब बनता है? तो आपने नहीं देखा, जब वक्रता केंद्र पर इसको रखते हैं
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो जस्ट वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे पे यहां पे इमेज बनता है, और ये बिल्कुल बराबर बनता है, उल्टा बनता है ना। तो याद रखिएगा हमेशा, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा मूल आकार से बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो हमेशा प्रत्येक स्थिति में उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, और छोटा तो बनता ही है, साथ में सीधा और आभासी भी बनता है। जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनता है और साथ ही साथ उल्टा भी बनता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफी अच्छे से हो गया। आज हमने 6 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया, आगे देखते हैं। और 6 क्वेश्चन के साथ हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को भी नोटिस किया। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं, किस दर्पण से प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के मूल आकार से बड़ा, छोटा या फिर बराबर बनता है। इसका सीधा आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा है, आप देख लीजिएगा। तो किस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? याद रखिएगा फिर से एक बार, किस प्रकार के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि कई बार बोली गई बातें ना थोड़ी दिमाग में कम रहती है। किस प्रकार का प्रतिबिंब, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये भी है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। सीधा आंसर देना है आपको, ये आपको बताना है, आपको आपके लिए होमवर्क हो गया एक तरह का ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विषम पोषी पोषण क्या है? देखिए, ये पोषण से संबंधित सवाल है, बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोलॉजी का सवाल है ये, और काफी इंपॉर्टेंट ये भी माना जाता है। इसमें तीनों के बारे में देखना है अच्छे से। देखिए, विषम पोषी पोषण क्या होता है? वह पोषण की प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाएगा? विषम पोषी। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी और प्राणी संपोषण, है ना। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना है। ठीक है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ना एकदम से आप बस मेरे जो आपके लिए हम सीरीज लेके आ रहे हैं, आप बस अगर उसको प्रॉपर तरीके से देखते हो, तो वैसे बच्चे जो हमेशा जो अक्सर एग्जाम के समय में कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या पढ़ें लास्ट टाइम में, कैसे पढ़ें जिससे मेरा अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस मेरे वीडियोस जो हैं उनमें दिए गए क्वेश्चंस को आपको याद करने हैं, और आप इस बात का भरोसा रखिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। आप 90% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। देखिए, हमेशा हम कहते हैं कि देखिए, एक बात हमेशा दिमाग में मान लीजिए कि सक्सेस वो नहीं करता जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करता है वो ज्यादा सक्सेस करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, अभिक्रिया के बारे में जब केमिस्ट्री के चैप्टर 1 आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा, कई तरह की अभिक्रिया पढ़ी होगी। ऊष्माक्षेपी से संबंधित एक और अभिक्रिया थी जिसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते थे। ऊष्माक्षेपी कैसी अभिक्रिया है? ऐसी अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप उष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जबकि ऊष्माशोषी अगर कहेगा तो ऊष्माशोषी कोई बहुत भारी चीज नहीं है कि आपको याद नहीं हो पाए या फिर आप उसको बता ना सकें। ऊष्माशोषी में क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन ना होके क्या होता है? अवशोषण होता है। याद रखिएगा, अगर उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो अवशोषी अभिक्रिया कहलाएगा, और उष्मा का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं CH4 को जब 2O2 के साथ मिलाते हैं तो बेसिकली 2H2O फॉर्म होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और इस तरह से जो रिलीज होती है एनर्जी वो ऊर्जा के रूप में हमें निकल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दृष्टि दोष। देखिए, आंखों में ना कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आपने बेसिकली पढ़ा होगा 3 तरह के दृष्टि दोष। आगे जब क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पे 5 तरह के दृष्टि दोष देखने को मिलेंगे। तो क्लास जब 10th की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के दृष्टि दोष हैं आपको मिलेंगे। एक निकट दृष्टि दोष, दूर और जरा। देखिए, निकट का मतलब कई लोग ना ये समझ लेते हैं कि हमें नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी, बट समस्या ये नहीं है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है ना, हमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब आपको लग रहा होगा हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना, कि निकट की दृष्टि जो है, निकट दृष्टि दोष में जो है, जो नजदीक की वस्तु है वो हमें दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब देखिए, इसका ना एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह के दृष्टि दोष में हमें क्या दिखाई नहीं देगा। ठीक है,
किस तरह के दृष्टि दोष में हमें क्या दिखाई नहीं देगा? निकट दृष्टि दोष में हमें क्या दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष में हमें क्या दिखाई देगा? देखिए, सबसे पहले दृष्टि दोष क्या है, इसके ऊपर हम बात कर लें तो सबसे पहले है किसी सामान्य व्यक्ति के आंखों की फोकस दूरी लगभग 17 से 22 मिलीमीटर की होती है। देखिए, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा इसके बारे में देख लें दृष्टि दोष क्या है। देखिए, किसी सामान्य व्यक्ति के आंखों की फोकस दूरी लगभग 17 से 22 मिलीमीटर के आसपास की होती है, लेकिन जब विशेष परिस्थिति में अब नेत्र है भैया, इंसानी मशीन जब धीरे धीरे समस्या उसमें आ सकती है, तो आंख भी तो हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स भी तो बेसिकली एक तरह का मशीन ही है ना। तो विशेष परिस्थिति में होता क्या है, नेत्र में ना धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देती है, जिसके कारण कई तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये दोष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में ना कई बार लोगों को ना बड़ी गलतफहमियां होती है और कई बार लोग ना गलती भी कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष में कुछ लोगों को लगता है निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि दोष में सीधा हम समझ सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में हमें जो है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। और जरा दृष्टि दोष में कई बार लोग ये भी समझ लेते हैं कि हमको जरा जरा सा दोष हुआ है, पूरा पूरा नहीं हुआ है अभी जो है। पर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की गलतफहमी ना पालें और इसको ना बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। देखिए, अब निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है पता है आपको? जो है निकट दृष्टि दोष में हमें जो है जो नजदीक की वस्तुएं होती है वो हमें साफ दिखाई देती है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। निकट दृष्टि दोष में जो पास की वस्तुएं होती है वो हमें क्या होती है, पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन दूर का वस्तु जो है ना वो हमको दिखाई नहीं देगा। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। जबकि देखने में कैसा लग रहा है, निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है, एकदम उल्टा समझना है इसको। जो है निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु जो है हमें दिखाई नहीं देगी। और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो है दूर की वस्तु जो है वो दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु जो है आपको दिखाई नहीं देगी। और जरा दृष्टि दोष तो भैया बड़ा कमाल का चीज है। इसमें ना नेत्र का जो सिलियरी मसल्स होता है वो जो है थोड़ा ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण लेंस को ना वो होल्ड करके नहीं रख पाता है, संभाल के नहीं रख पाता है। नतीजन क्या होता है, समस्याएं कुछ बढ़ जाती है, हमें दूर का भी चश्मा लग जाता है और नजदीक वाला भी। तो ऐसे कंडीशन में हम बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं या फिर ऐसा चश्मा लेते हैं जिसमें दूर वाला भी नजदीक वाला भी। जैसे दादाजी का चश्मा एक बार पहन के देखिएगा आप, जो है आपको ऊपर वाले में अलग पावर मिलेगा और नीचे में ना गोल टाइप का बना होगा उसमें अलग पावर मिलेगा। इसको ना बाइफोकल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो तीनों तरह के दोष के बारे में हमने आपको बता दिया। अब इसी चीज को ना हमने आगे के सवाल में हमने डाल के रखा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष का निवारण का उपाय लिखें। देखिए, क्लियरली लिखा हुआ है। इसमें होता क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र का गोलक जो है वो लंबा हो जाता है। अब ऐसे में दूर में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। अब रेटिना के पहले बन जाएगा तो बताइए कैसे, रेटिना ही है ना जिस पर प्रतिबिंब बनने पर हमको साफ साफ दिखाई देता है। अब रेटिना पे ही नहीं बन रहा है इमेज, उससे पीछे बन जा रहा है, तो समस्या पैदा हो गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए हमको ना एगो बढ़िया वाला एगो अवतल लेंस ले लेना चाहिए। अवतल लेंस लेने से पता है क्या होगा, अवतल लेंस लेने से ना जो दूर बन रहा था वो थोड़ा सा हमको क्या होगा, नजदीक बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, हमने पता ना रेटिना ना बनकर पहले रेटिना पे ना बनकर ना रेटिना से पहले बन जा रहा था। तो अगर अवतल लेंस लेते हैं तो देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे जाके जो थोड़ा सा नजदीक जाके पहले बन जा रहा था वो ऐसे ना बन के ऐसे होके जब ऐसे जाएगा ना तो सीधा रेटिना पर बनेगा जाके जो है। अब रेटिना पर बनेगा तो फिर ठीक ठाक दिखने लगेगा। तो करना क्या है, अगर किसी को ये समस्या है तो अवतल लेंस बोलिए भैया जाके तुम ना अवतल लेंस ले लो जाके, मतलब कनकेव लेंस ले लो, तुम्हारा ना आंख वाँख बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब यही समस्या जब दूर दृष्टि दोष वाले को हो तो फिर से दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ये नहीं समझना है। दूर दृष्टि दोष है मतलब नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी, है ना। दूर रहेगा तो एकदम दिखाई देगा आपको, नजदीक रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। और देखिए इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाता है, जिसके कारण नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। अब ई रेटिना हो गया तो यहां जाके मिल रहा है, तो इमेज थोड़े बनेगा ऐसे में, ऐसे थोड़े प्रतिबिंब बनता है सही से। तो इस तरह से ये सेशन हमारा खत्म होता है। 11 क्वेश्चन के सब्जेक्टिव आंसर्स जो है वो खत्म हो गए। आपको क्या करना है, 11 क्वेश्चंस को आपको याद कीजिए। कल मैं फिर आपके साथ मौजूद हूँगा और इस बार हम जो है 11 नहीं बल्कि 15 क्वेश्चंस के सीरीज लेके आएंगे और ये क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। इसके बाद हमारा कुछ 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की मैं सीरीज लेके आऊँगा और ये 1 by 1 आफ्टर 1 डे बाय डे आपको जो है मिलते चला जाएगा। इसके साथ
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज मैं भी वो भी ला रहा हूँ, और साथ में पीडीएफ इंक्लूडेड होगा। पीडीएफ को जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं डिटेल्स में जाके। ये आपके एग्जाम्स के लिए ना काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो थैंक यू मेरी सपोर्ट करने के लिए। जाहिर सी चीज़ है, हमें भी वही बोलना पड़ेगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बोलना भी चाहिए। बोलेंगे क्यों नहीं? आप सबों का प्यार ही है जो हमें आगे तक लेके जाएगा। तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें सिद्धांत एड पॉइंट। थैंक यू।